हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि अपनी लाइफ में ना स्टार्ट हम वर्क से स्टार्ट करेंगे। वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास मार्कर है, ये रखा हुआ है। अच्छा, ये रखा हुआ है। अब अपनी जनरल लैंग्वेज में मैं क्या बोलूँगा, इसको उठा के थोड़ा सा आगे कर दो तो मैंने जो फोर्स लगाया उसने कुछ वर्क डन किया। ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ में जो वर्क डन होता है और जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन डिफाइन किया गया उनमें फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे एक कुली है ना, अपने बैग को उठा के सर पे, एक बैग उठा के उसने सर पे रखा हुआ है, 3 घंटे से वो रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कुली ने भाई काम किया, पक्का काम किया। लेकिन फिजिक्स बोलेगी कि यहाँ पे कुली ने कोई काम नहीं किया, कुली ने जो फोर्स लगाया उसने कोई काम नहीं किया। वो कैसे क्या है, ठीक है, उसको अभी स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा। इसीलिए रियलिटी में जो वर्क डन होता है उसको थोड़ा सा साइड में रखें ना, अपने इमोशंस जो है ना उसको थोड़ा सा साइड में रखें। अच्छा, इसमें फिजिक्स में हमने कैसे डिफाइन किया वो देखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली चीज़, ये मेरे पास क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ए ब्लॉक। अच्छा, इस पर फोर्स लगाऊंगा तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, और 60 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे लगाया। अब सवाल ये है, चलो मैंने खुद ने ही बता दिया तुम्हें, देखो ये फोर्स का एक वेक्टर है, मैंने ऐसे बनाया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो 5 मीटर आगे की तरफ। तो अब हमें बताना है कि फोर्स जो है उसने कितना वर्क डन किया। तो सबसे पहली चीज़ है, कुछ चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि वर्क डन जो है तुम्हारा वो एक फोर्स करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने पकड़ के खींचा है, ठीक है, तो बोलने को तो बोलूँगा मैंने कितना वर्क डन किया। तो इनडायरेक्टली वो पूछना चाह रहा है तुमसे कि तुमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं इससे क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो इधर फोर्स एक, इसकी एफ बी डी बनाओ, एक फोर्स इधर लगा थीटा एंगल पे, एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये एफ कोस थीटा इधर और एफ साइन थीटा इधर, ये थोड़ा बहुत एनएलएम में तुमने पढ़ा होगा, एफ साइन थीटा। और हमें अच्छे से पता है, अब ये फोर्स तो रहा नहीं, इसको तोड़ के ही तो दो बनाए। अच्छा, ये नॉर्मल और ये कैंसिल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो ये किस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है। आ गया समझ में? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें पता चल गया नेट फोर्स इधर है। ठीक है, नेट फोर्स इधर है, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। सही है। अगर हमें पता चल गया कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हमें ये भी पता चल गया कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। अच्छा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो थोड़ी देर में ये चलने लगेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाने लगेगा। जैसे अभी इसकी स्पीड 0, 2, 3, 4 ऐसे स्पीड को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, सवाल क्या है इसमें, सवाल ये है कि फोर्स इसके ऊपर 3 लग रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये, एक तो एम जी, एक हमने लगाया, ठीक है, और एक नॉर्मल। लेकिन तीनों का रिजल्टेंट जो है ना वो एफ कोस थीटा है। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या है, अच्छा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। अच्छा, ये बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्स लगाया, 3-4 फोर्स लग रहे थे। ठीक है, 3 फोर्स लग रहे थे, एम जी, नॉर्मल और ये, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है ना, काट पीट के इधर बना है। इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम सीधा लिंक बिठाएंगे फोर्स से कि किसी फोर्स ने कोई डिस्प्लेसमेंट किया कि नहीं किया। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। फोर्स तुम्हारे 3-4 हो सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा एक ही होगा। अब ऐसा नहीं है इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन अलग है, इस फोर्स की वजह से अलग है, इसकी वजह से अलग है, एम जी की वजह से अलग है, नॉर्मल की वजह से अलग है, और एफ की वजह से अलग है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वो रेट जिससे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। अब बताओ कितने भी फोर्स तुम लगाओ, मूवमेंट तो एक ही होने वाला है, तो वेलोसिटी भी एक ही होगी, एक्सेलरेशन भी एक ही होगा। ठीक है। अच्छा, जो एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हो, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन, उसको या तो नेट एक्सेलरेशन बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, एक ही मतलब है, और वो नेट फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, हो सकता है तुमने 3-4 फोर्स लगाए हो,
लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स का ही होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम नेट एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन बोला तो भी हम ये मान के चलते हैं कि वो नेट एक्सेलरेशन है, क्योंकि दूसरा कोई एक्सेलरेशन तो होता नहीं है। अब ऐसे नहीं बोल सकता mg की वजह से एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा ही नेट फोर्स की वजह से होता है। तो इधर एक चीज़ बताओ, एक्सेलरेशन एक है तो डिस्प्लेसमेंट एक है, तो तुमने फोर्स 3-4 लगाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्क डन क्या क्या पूछ सकता है तुम्हें ये बोल सकता है वर्क डन बताओ इस एफ फोर्स का। ठीक है, और क्या बोल सकता है, वर्क डन बताओ mg का, और वर्क डन बताओ नॉर्मल का। 3 केस तुमसे पूछ सकता है, यानी कि वर्क डन हमेशा तुम्हें एक फोर्स का पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स का। अच्छा, वर्क डन बोल सकता है कि नेट फोर्स का बताओ। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे किया हमने, इसको डिफाइन किया है कि इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो एफ फोर्स है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट लिए, एक तो एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आगे है तो बताओ किसका कंट्रीब्यूशन है, इसने इसको मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट, कौन इसको आगे लेके गया है, ये वाला ही लेके गया है। तुमने क्या बोला, एफ कोस थीटा का क्या है कंट्रीब्यूशन है डिस्प्लेसमेंट में, तो हमने इसको लिख दिया एफ एस कोस थीटा। आ गया समझ में, मतलब हमें एक तरीके से क्या किया है, हमने एफ डॉट एस किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है, सही है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ऐसा यूनिट है ना, सही है। अच्छा, डायमेंशन तुम आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला तुम्हें पता है तो देखो इधर, ये एफ एस कोस थीटा पता चला, मतलब क्या है, ये एक्स तो हमेशा नेट ही है कि नेट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। अच्छा, फोर्स कोई भी हो सकता है, अब ऐसे नहीं बोलूँगा कि नेट मतलब वर्क डन बताओ, तो वो ऐसा नहीं मान के चलना है कि नेट फोर्स की वजह से होगा, नहीं, वर्क डन तुम्हें बताएगा क्वेश्चन में कि किस फोर्स की वजह से बताना है। ठीक है, तो फोर्स भले ही 3-4 लगे हुए हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक होगा। अब उन किसी एक फोर्स में बोलेगा कि इसका कंट्रीब्यूशन कैसे है, इसको ऐसे सोच सकते हो कि एक ब्लॉक के ऊपर ना तुम्हारे 3 दोस्त फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ये जा इसी तरफ रहे, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इन दोनों का काम तो क्या खराब है, क्यों, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते तो इस तरफ भी जाता, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता तो इस तरफ भी जाता, ठीक है, तो पूरा कंट्रीब्यूशन इस तरफ इसकी वजह से हो, है ना, हो सकता है। ये फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा तिरछा खींच रहा हो इसको, तो एक कंपोनेंट तो काम का है ही ना, आगे समझ में, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फोर्स भले ही 3-4 लग रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक होगा, और वर्क डन उन फोर्सेज में किसी भी फोर्स का पूछ सकता है तुम्हें, हो सकता है नेट नेट वर्क डन पूछ ले, मतलब नेट फोर्स का वर्क डन पूछ ले, ठीक है, और नेट फोर्स का वर्क डन जो है ना थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इधर वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको सोल्व करके देखना हमें। 60 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, 60 डिग्री पे ही लगा दिया, और डिस्प्लेसमेंट जो मिला वो 5 न्यूटन मिला। ठीक है, तो हमें बताना है वर्क डन किसका बताना है, वर्क डन बताना है फोर्स का। तो देखो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, वर्क डन बताना फोर्स का, तो कैसे लिखेंगे, एफ डॉट एस, ठीक है, और ये क्या हो गया, एफ एस कोस थीटा, यानी एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में क्या देखना है, एंगल देखना है। अच्छा, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, टेल से टेल मिला हुआ है। कोस 60 की वैल्यू बताओ, एफ कितना है 60, ये कितना है 5 मीटर है। अच्छा, कोस 5 मीटर कोस 60 कितना हुआ, 150 जूल। आ गया समझ में। अब मैं बोल रहा हूँ वर्क डन बताओ mg का, तो बताओ ये mg नीचे लग रहा है ना, तो mg x कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट वही 5 है, लेकिन अब mg और उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बताओ कितना है, 90, तो ये कितना हुआ, mg 5 कोस 90, ठीक है, कितना हुआ, ये टोटल कोस 90 की वजह से क्या हो गया, 0, और ये तो ऑब्वियस है कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें नॉर्मल की वजह से पूछ ले तो वापस क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, एफ नेट की वजह से, तो एफ नेट तो खुद ही एफ कोस थीटा है, ठीक है,
अच्छा एफ कोस थीटा इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0। इसको भी हम थोड़ा सा आराम से कर सकते हैं। अच्छा ये जो कुछ भी पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखो कांस्टेंट फोर्स का लिया हमने, ठीक है। अब थोड़ा समझेंगे कि अगर फोर्स वेरिएबल हो गया तो क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई पाथ है मेरे पास, कोई ब्लॉक है, ठीक है, उस पर 15-20 फोर्स कितने भी लग रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है ये चल इसके अलोंग रहा है, ये जो रास्ता है इसके अलोंग चल रहा है। अच्छा ये जो फोर्स है, ये फोर्स अभी एंगल यहाँ से थीटा एंगल पे है, हमें बताना है जब ये यहाँ से यहाँ है तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ठीक है। और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इस केस में किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है, जैसे मूव करते करते मान लो यहाँ पहुँच गया। अच्छा इस इंस्टेंट पे ये किधर जाता है, ये थोड़ा सा इस टेंजेंट के अलोंग जाता है, डी एक्स वेक्टर, इसको डी आर बोलूँ तो थोड़ा सही है, ठीक है। अच्छा जैसे ही मैंने बोला तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे डी आर डिस्प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा छोटा सा वर्क डन हुआ होगा, छोटा सा, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एफ डॉट डी आर। अच्छा मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये पूरे मतलब मेरे हिसाब से पूरे वर्क डन की जान है, इससे बाहर नहीं है। अच्छा इंटीग्रेट कर दो तो इस साइड आ जाएगा टोटल वर्क डन, ठीक है, और वो क्या आ जाएगा एफ डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अच्छा अब एक चीज़ थोड़ा सा हमने जो कांस्टेंट फोर्स का पढ़ा है, कांस्टेंट फोर्स का क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन का कोई उसमें था नहीं, ठीक है। तो वो कैसे आया, ठीक है। चलो बताओ, तुम खुद बताओ, अगर एफ कांस्टेंट है, पूरा का पूरा वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया तो तुमने बोल दिया कि सर हाँ सर हो गया, नहीं, पूरा का पूरा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट भी बाहर आ गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया डी आर, ठीक है, और ये क्या हो गया वर्क डन। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, ये डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं। डी आर क्या है, छोटा वेक्टर है, ठीक है। सपोज ये मेरे पास कोई तुम्हारा पाथ था, ये डी आर डी आर डी आर डी आर, ठीक है, और ये मान लो रास्ता थोड़ा सा ऊपर ऐसे था, डी आर डी आर डी आर, मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वर्क डन निकालना है। अच्छा ये डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन है या फिर डी आर लेंथ का, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो डी आर वेक्टर मतलब इन सब वेक्टर्स को वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ना है, इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ठीक है, और वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ना मतलब वेक्टर लो लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, दोनों में देखो क्या फ़र्क है। ये बोलना चाह रहा है कि डी आर जो लेंथ है उन सारी लेंथ को जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो कर्व की लेंथ है ये वाली लेंथ, ठीक है, ये लेंथ मान लो एल है, तो इसका आंसर तो एल आता है। लेकिन ये बोलते हैं कि डी आर वेक्टर को जोड़ो, मतलब इस वेक्टर को इस वेक्टर को इस वेक्टर से इस वेक्टर को, ठीक है, और ये पॉलीगन लॉ से हो जाएगा। या फिर देखो यहाँ से यहाँ तक इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। ये वेक्टर का अगर रिजल्टेंट आ गया तो मैं इसको बोलूँगा, इसको अगर एल लेंथ बोल दिया तो इसको टोटल आर वेक्टर बोलूँगा, ठीक है। तो ये डी एल का इंटीग्रेशन क्या आएगा आर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और फोर्स मेरा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हें, फोर्स वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, तो उसमें क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स हमेशा एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है, भले ये ब्लॉक ऐसे ऐसे जा रहा होगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना भी चाहिए कि सर अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया, जैसे इस पे ऐसे लगाया तो ऐसे चला जाना चाहिए, जाके ऐसे क्यों रहा है, ठीक है। तो ये एक फोर्स तो मैंने दिखाया है, शुरुआत में यही बात की थी हमने कि इस पे 3-4 फोर्स और लग रहे होंगे। जाता हमेशा उस तरफ है जिस तरफ टोटल फोर्स होता है, टोटल एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी उसको मिल जाती है। लेकिन हमें वर्क डन इसका पूछा गया, ठीक है, हो सकता है इसके ऊपर जो दूसरा फोर्स लग रहा हो उसका पूछ ले, लेकिन हमें इससे मतलब है भी। आ गया समझ में। अच्छा यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई, अगर ये जो पाथ है तुम्हारा ये होता तो मैं इंटीग्रेशन निकालता तो क्या होता, तो इन सारे डी आर वेक्टर को जोड़ता, ठीक है, और इन डी आर वेक्टर को जोड़ता तो क्या पता चलता, वापस तुम्हारा एल वेक्टर, ये जो डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन है
वापस वही आता। इसका मतलब क्या है, जब फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट है तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि किस पाथ के अलोंग तुम उसको लेके गए हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, mg इस पे नीचे लग रहा है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे लेके इसको यहाँ लेके आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है इसका, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। mg बिल्कुल नीचे लग रहा है, बार मैं बोल दूँ mg ने कितना वर्क डन किया, तो mg ने जो वर्क डन किया वो चाहे से मैं इसको ऐसे लेके आऊँ, बिल्कुल सीधा लेके आऊँ, ऐसे लेके आऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में जो वेक्टर बन रहा है उसके बीच में फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब कुछ चीजें और क्लियर करते हैं। यहाँ देखो, ये जो आर है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एफ है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ आर कोस थीटा। इसका मतलब क्या है, एफ वेक्टर देखना है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब बार बार बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि 5 न्यूटन का फोर्स है, अभी तो तुम 60 डिग्री पे लगा रहे हो, ठीक है, अगले इंस्टेंट पे तुम 90 डिग्री पे लगाते हो लेकिन 5 न्यूटन का ही लगाते हो, तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। वैसा भी नहीं है कि डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो भी वो कांस्टेंट फोर्स है, नहीं, दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है। जो पहले थी वो की वो, बाद में तभी उसको कांस्टेंट बोलूंगा, क्योंकि देखो मैंने वेक्टर लिया है यहाँ, ये जो बाहर लिया है ना हमने, ये वेक्टर को लिया है। आ गया समझ में। अब देखो और क्या करेंगे, इसमें मुझे ये पता चला कि वर्क डन जो है तुम्हारा किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। जितना भी कांस्टेंट फोर्स है वो इनिशियल टू फाइनल उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। साथ में यहाँ पे जो अपने पास ये थोड़ा सा होगा डी आर कोस थीटा, ये क्या है, जिस इंस्टेंट पे हमने डी आर वेक्टर लिया है और उस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। और वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेते हैं, टेल टू टेल या फिर हेड से हेड, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन पता चल गई, ये इक्वेशन से हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं, वेरिएबल का भी कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल का ही एक स्पेशल केस क्या निकल गया है, कांस्टेंट फोर्स। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। हमने एक फोर्स लिया जो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, हमें बताना है x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ठीक है। अब इधर देखो, मैं वो नहीं लगा सकता एफ आर कोस थीटा, गलत है, क्यों, कांस्टेंट फोर्स है ही नहीं, क्यों, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। देखो x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, ठीक है। क्यों, कैसे पता चला, थोड़ा सा आगे जाएगा x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो हमें पता चल गया कि अच्छा वर्क डन क्या है, वर्क डन कौन सा है, वेरिएबल फोर्स का। x इज इक्वल टू 0 पे 0 फोर्स, x इज इक्वल टू 1 पे 1 रखो, 3 2 रखो, वैल्यू चेंज होगी, 3 रखो, 4 रखो, माइनस भी रख लो, मतलब पीछे भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये वेरिएबल फोर्स है। तो इसकी तो तुम एक ही इक्वेशन याद रखोगे, एफ डॉट डी आर। अच्छा, इसको तरीके से लिखना चाहो तो एफ डी आर कोस थीटा, ठीक है। अब देखो एफ क्या है, एफ क्या है, मैग्नीट्यूड, ये तुम्हें मैग्नीट्यूड में दे रखा है। चलो देखो, ये एफ वेक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, डी आर क्या है, डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखो, ये एट ए डिस्टेंस x के ऊपर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है, तो ये डी आर डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, x के अलोंग ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो ये जो वेक्टर है तुम्हारा कुछ ऐसा है कि अभी 0 है, थोड़ा सा आगे जाएगा 1 का 2 का 3 का, तो उसके मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर बार तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट और ये जो फोर्स वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, तो कितना लिखोगे, कोस 0, ये आ गया डी डब्ल्यू। अब जैसे ये लिखोगे तुम्हारे पास क्या आ गया, बाकी का काम मैथमेटिक्स का, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। कहाँ से कहाँ, देखो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ना उसकी लिमिट रखते हैं, कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक, तो डी डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। अब करो जिसको इंटीग्रेशन में दिक्कत है ना
प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन आ जाएगा, कहीं पे 15-16 लेक्चर के बाद आएगा, वहाँ देख लेना, इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा तुम्हें। W इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना होगा x³/3 और यहाँ पे कितना होगा 2x²/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक। अच्छा x की वैल्यू 1 रखो, अपर लिमिट रखो, 1 रखते ही है ना, ये तो कट जाएगा ना, चलो ठीक, ये कट जाएगा, कितना हो गया 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, ठीक है, और ये तो 0 का स्क्वायर है ना, ये लोअर लिमिट तो 0 है, यहाँ पे कितना हो गया 1/3 + 1 कितना हुआ, ये 4/3 जूल। आ गया समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा वेरिएबल फोर्स का हो गया, ठीक है। चले आगे, मिटा दूँ। हमें दे रखा है एक ब्लॉक है, ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और ये जो फोर्स है ये तुम्हारा 2jk + 3kk, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो दे रखा है तुम्हें 2ik - 3jk + 3kk। अच्छा जैसे ये लिखोगे तुम्हें क्या पता चलेगा, देखो dw यहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें, F.dr। अब मेरी बात सुनो, ये थोड़ा सा क्या जा रहा है 3D में जा रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स है ना ये I, J और K कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, मतलब 3D में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही, लेकिन ये फोर्स है कांस्टेंट। कैसे, हमेशा I कंपोनेंट, J कंपोनेंट और K कंपोनेंट उनके लोग फोर्स है कांस्टेंट, ऐसे नहीं कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है xi कैप 2yj कैप, है ना, अलग अलग x y z की वैल्यू के लिए कैसे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच गया तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि फोर्स तुम्हारा अलग लग रहा है, वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे तो हर बार फोर्स कॉन्स्टेंट है, हर बार फोर्स कॉन्स्टेंट है, तो क्या करूँगा, हमें डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन लगा दो, इंटीग्रेशन एफ बाहर आएगा, ठीक है, dw इज इक्वल टू F.S वेक्टर, टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लो, तो अब एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल आ गया कि सर ऐसे आई कैप, जे कैप और के कैप में अगर हमें वेक्टर्स दे रखे होते तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे तो हमें कोस थीटा कुछ नहीं पता, जैसे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल नहीं पता, तो डॉट प्रोडक्ट का काम एकदम आसान होता है। क्या होता है, देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, आई को आई से करोगे कितना आएगा 1 और 2 कितना हो गया 2। अच्छा यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं लगाना, ऐसे नहीं सोचना है सर 1 आई कैप इंटू 2 आई कैप कितना हो गया 2 आई कैप का स्क्वायर, नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ नहीं आता, केवल नंबर आते हैं, तो 1 × 1 कितना हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 2। अच्छा 2 को किससे करो -3 से कितना हो गया 6, इसको किससे करो 9, तो कितना हुआ 11, 11 - 6 कितना हो गया 5 जूल, तो 5 जूल का वर्क डन करेगा ये, ठीक है, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए। आ गया समझ में, तो यहाँ पे तुम्हें डॉट प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, यहाँ पे एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, ये किसका पोर्शन है, ये डॉट प्रोडक्ट का पोर्शन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें वेरिएबल फोर्स का तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने दे दिया फोर्स जो है वो तुम्हें दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और के कैप, ठीक है, हमें बताना है पार्टिकल को जब 0, 1, 2 से लेके 1, 2, 0 तक लेके जाते हैं तो टोटल वर्क डन क्या है इस फोर्स का। देखो 3D का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इक्वेशन वहीं से स्टार्ट करो, तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है इसको कैसे, ये 3D में जा रहा है, ठीक है, 3D में कैसे जा रहा है, तो इसमें अगर तुम्हारा वेक्टर थोड़ा सा वीक है तो हम वेक्टर में वापस कभी देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। कैसे, देखो dw इज इक्वल टू F.dr। अब सवाल ये है कि सर ये तो इनिशियल टू फाइनल है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे मान रहा हूँ ना, 3D में ऐसे बना तो सकता नहीं, बोर्ड पे बनाना पड़ेगा,
तो मैं मान रहा हूँ कि ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है 0,1,2 से लेके 1 to 0 तक ये पार्टिकल तुम्हारा जा रहा है, तो हमें तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पता। ठीक है, तो एक 3D में मेरे पास एक वेक्टर है, पहले 2D में सोच के देखो, मेरे पास एक dr वेक्टर है, इसको कंपोनेंट में ले सकता हूँ, कैसे, इसको dx i कैप और dy j कैप मैंने ऐसे ले लिया। अच्छा 3D में होगा तो 3D में क्या हो जाएगा, के कैप भी जुड़ जाएगा, और क्या होगा, मतलब कभी भी 3D में तुम्हें वेक्टर दे रखा हो ना, और उसका जो छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, छोटू सा, देखो छोटा सा है, ये भी छोटे छोटे बने, उसको तुम ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे ही लिखोगे ना अपना काम हो जाएगा। अब जैसे तुम्हें बोल दिया कि पार्टिकल तुम्हारा वाई के अलोंग चल रहा है, तो dx और dz जीरो हो जाएगा। तुम्हें बोल दिया कि केवल z के अलोंग चल रहा है, तो ये वाला और ये वाला जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी हमें पता पूरा 3D में जा रहा है, हमें नहीं भी पता तो हमने केवल लिख दिया। अच्छा ये वैल्यू रखो, ऐप की वैल्यू वहाँ से लिखो x i के प्लस वाई जे के प्लस के के। अच्छा डॉट प्रोडक्ट करो इसका dx i के dy जे कैप और डी जेड के कैप, ये कितना है dw। फिर क्या कर दो, अच्छा पहले देखो इसमें ये चीज़ मेन है, पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करो dx, अच्छा ये कितना हो गया y dy, और ये कितना हुआ, अच्छा यहाँ पे है नहीं कुछ, देखो x को dx से किया, i तो लिखते नहीं, ऐसे मैंने इसको किया, ऐसे इसको करो, यहाँ तो 1 है तो ये तो dz ही बच गया। अच्छा ये dw, अब करो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तीनों में बढ़ जाएगा। वैसे एक पे ही किया हमने, लेकिन हमें पता है इंटीग्रेशन क्या करता है, प्लस और माइनस में अलग अलग हो जाता है। अच्छा यहाँ पे टोटल वर्क डन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा वर्क डन छोटा वर्क डन छोटा वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन। इसको देखो क्या है, अच्छा ये x की लिमिट रखेंगे यहाँ, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो x की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ है, हम x इज इक्वल टू 0 से लेके x कहाँ तक लेके जाते हैं इसको 1 तक, तो 0 से 1 तक। अच्छा y कहाँ से 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, फिर कहाँ से 2 से 0, तो 2 से 0, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, इसको सोल्व करने का इंटीग्रेशन का तरीका होता है फिर। अच्छा x के रेस्पेक्ट में x का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है 0 से 1 प्लस ये कितना हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है 1 से 2, फिर यहाँ पे कितना हो गया 1 का, तो 1 का z के रिस्पेक्ट में z, ठीक है 2 से 0, ठीक है रखो इसको 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2, 0 स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी, प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा इसको देखो कितना है, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 2, चलो इसको सोल्व करो आगे, ये तो उड़ गया साफ है लड्डू। यहाँ पे कितना हो गया 1/2, अच्छा 1/4 मत करना क्योंकि हमने इस लिमिट का स्क्वायर करना है, ये 2 तो एज इट इज, हमने होल स्क्वायर नहीं किया, तो ये 1/2। यहाँ पे कितना हो गया, ये 4/2, वो तो 0 है, यहाँ पे कितना हो गया 2। अच्छा यहाँ पे देखो कितना हो गया -2, तो कट गया, कितना हुआ 1/2 जूल या फिर 0.5 जूल। तो मुझे लगा थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, ठीक है, लेकिन जल्दी बताया तो बता देना उसमें कमेंट बॉक्स में, और अगले इसके पार्ट में थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखेंगे, वहाँ मुझे आइडिया भी लग जाएगा कि इसको थोड़ा धीरे बताना है कि तेज़ बताना है। ठीक है, थैंक यू।